अस्सलाम वालेकुम, सिरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूं फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आए, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। एंड हमेशा याद रखें, अपनी स्ट्रगल को किसी और की स्ट्रगल से कंपेयर मत करें और किसी और की स्ट्रगल को अपनी से कंपेयर मत करें। हर किसी की अपनी जर्नी होती है और हर किसी की ज़िंदगी में अपनी तरह की मुश्किलात होती हैं और छोटी सी कोई अच्छी बात कह देने से किसी और की मुश्किल अगर आसान होती है तो उसमें क्या जाता है। किसी की बात नहीं भी अच्छी लगती है, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर करें खुद को, काम डाउन हो और फिर जाकर सिचुएशन से डील करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। एंड आज के रोज़ की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 26 डिग्रीज रहेगा, इसके साथ कम से कम टेम्परेचर 11 डिग्रीज रहेगा। अगर हम बात करें यूवी इंडेक्स की तो 4 है, जो हमें लास्ट कुछ महीनों में देखने को मिली उससे ज़्यादा है। तो जब भी बाहर निकले स्पेशली 4 बजे से पहले लाजमी तौर पर सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। हवा नहीं चल रही है आज और अगले 10 दिन में बारिश के कोई इम्कान नहीं है, लेकिन आपको पता है कि फैसलाबाद शहर का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। कल भी कुछ इलाकों में हल्की हल्की बारिश होती हुई नजर आई थी, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में भी हमें बारिश होती हुई नजर आए। साथ ही अगर विजिबिलिटी की बात करें तो 4 किलोमीटर्स है, काफ़ी बेहतर विजिबिलिटी है। थोड़ी सी हेज की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें और अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं रख पाते हैं तो कॉल करके बता दें कि आप लेट हो जाएंगे, बट स्पीड मत करें, ना अपनी जान को ना किसी और की जान को खतरे में डालें। हर दिन का आगाज एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव नोट के साथ करते हुए चलते हैं एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली साहब के पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, खुश नसीब की तीसरी अलामत अज़्ज़ुहद, जिसको दुनिया के बारे में ज़ुहद नसीब हो, यानी मुख्तसर ज़िंदगी इस तरह गुजारे कि उसको पता हो कि अल्लाह के पास जाना है, दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में ना हो। इधर आज़ान की आवाज़ आई, उधर वो नमाज के लिए चल बसा। ये अलामत है इस बात की कि इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, अपने अल्लाह की मोहब्बत है। ये भी खुश नसीब इंसानों में से है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन्हीं लोगों में से शुमार फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज करते हैं और आप लोगों को पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों को अपडेटेड रखें फैसलाबाद शहर की सूरत हाल के हवाले से। ट्रैफिक के हवाले से बात करते हैं, वकास हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वकास आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वकास बताइएगा कि ट्रैफिक की आज क्या सूरत हाल है। मोटरवे से स्टार्ट कर देते हैं, बीच के हवाले से बताने के बाद फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक की तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल फातिमा, मोटरवे की अगर हम बात करें तो M3 और M4 जो है ये मुकम्मल तौर पे इस वक्त हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली हुई है और शहरी बासानी इस पे सफर कर सकते हैं। जबकि अगर इसके साथ साथ हम बात करें शहर की अंदरूनी सूरत हाल की, तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि शहर की अंदरूनी ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो कुछ बेहतर नहीं है और इसकी बेहतरी की उम्मीद भी अगले चंद दिन तक नहीं की जा रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के सरबरा यानी सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है वो मैचेस की ड्यूटी के लिए लाहौर में तैनात कर दिए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ डीएसपी हेडक्वार्टर जो है वो भी एक कोर्स पे जा चुके हैं, जिसकी वजह से अब अगर ये कहा जाए कि ट्रैफिक पुलिस की सरबराही जो है वो ऑटो मोड पे है तो ये बेजाना होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ शहर में मौजूद सूरत हाल की बात की जाए तो हमारे बेशतर रोड जो है वहाँ ट्रैफिक शदीद किस्म की मुश्किलात का शिकार है, जिनमें से आज सबसे अहम रोड जो है वो जुमरा रोड है, जहां दो तरफा कंस्ट्रक्शन वर्क जारी होने के बाद ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरी तरह मुतासिर है, जबकि कोई ट्रैफिक वार्डन एहलकार जो है वो मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें सरगोदा रोड की, तो सरगोदा रोड पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। साथ ही साथ झंग रोड, सत्याना रोड, जड़ावाला रोड पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरी तरह मुतासिर है। और अगर हम शहर जी वकास सुन रहे हैं हम आपकी बात। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें शहर के जो मेन शाहराह हैं, खासकर केनाल रोड की बात कर लें, शेखुपुरा रोड की बात कर लें या इसके साथ साथ सिविल लाइंस एरिया की बात कर लें, तो केनाल रोड पे शहरी खासकर कश्मीर पुल को क्रॉस करके 208 तक जाने के लिए जो शहरी निकलते हैं उनको शदीद खौफ और अजियत का सामना करना पड़ता है, चूंकि ट्रैफिक जो है वो घंटों जाम रहना जो है वो गुज़िश्ता कई रोज़ से मामूल बन चुका है। खास तौर पे कश्मीर
अंडरपास से गुजरने वाले और कश्मीर पुल को ऊपर से क्रॉस करने वाले शहरी जो है वो खासी मुश्किलात का शिकार है। जबकि इसके साथ साथ शेखुपुरा रोड पे निशाताबाद से गटवाला तक की अगर बात कर ली जाए तो दो तरफा वाटर ड्रेनेज जो है वो रोड पर मौजूद है, जो कि वासा की नाहली है, जिसके बाद शहरी जो है वो खासे परेशान है और सीवरेज ज्यादा पानी से बचते हुए जब ट्रैफिक को गुजारा जाता है तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना किस तरह से फैसलाबाद शहर के ट्रैफिक की सूरत हाल आज काफ़ी खसा रहे हैं। एंड आप जानते हैं कि फैसलाबाद शहर में ट्रैफिक जितना पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हो गया है और पॉपुलेशन जितनी बढ़ गई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की जाए और जहां पर भी हो सके अगर रोड्स कंस्ट्रक्ट भी हो रही हैं तो ऑल्टरनेटिव रूट को पहले से बता दिया जाए शहरियों को, ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ट्रैफिक जैम्स भी होते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं इन छोटी छोटी गफलतों की वजह से। और ऑफकोर्स हम तो यही चाहते हैं कि फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो सुकून से रहें और सिक्योर महसूस कर सकें और अपनी जान को बार बार जो है उनको जब भी सड़क पे निकले, स्पेशली बच्चे जब आपके साथ मौजूद होते हैं तो आई थिंक हम और ज्यादा घबरा जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि लाजमी ट्रैफिक के सूरत हाल को इम्प्रूव किया जाए। साथ ही साथ अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, रेलवे के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का मैडम। अवैस बताइएगा कि रेलवे की क्या सूरत हाल है आज? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी जो ट्रेनें हैं वो ताखीर का शिकार रही हैं। लाहौर से बराह रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली करातुन एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट लेट रही है। कराची से बराह रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली जो है वो 1 घंटा 30 मिनट लेट रही है। और रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली सर सईद एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे लेट रही है। मिलत एक्सप्रेस भी आज 1.5 घंटा ताखीर का शिकार रही है। लाहौर जाने वाली जो गौरी एक्सप्रेस है वो 1 घंटा 10 मिनट लेट रही है। पेशावर से बराह रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा 2 घंटे ताखीर का शिकार रही है। तो ट्रेनें आज बोस्टन 1.5 घंटा ताखीर का शिकार रही है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को इंतजार की अजियत का सामना करना था। बिल्कुल अवैस, आपने अभी टाइमिंग्स बताई, उसमें 1 घंटे से ज्यादा ताखीर नजर आ रही है ज्यादातर ट्रेनों के टाइम्स में। इसके पीछे आज क्या वजह है? बिल्कुल, इसके पीछे वो नाकस इंतजामी अमूर ही हैं कि मौसम भी तब्दील हो चुका है और उसके बाद में खौफ के जो मसाइल हैं वो भी नहीं होते, मगर इस बावजूद आज जो है वो ट्रेनें आज ताखीर का शिकार रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो इस महकमा रेलवे को अपने इंतजामी अमूर में भी बेहतरी लाना होगा। बिल्कुल, एंड ऑल्सो अवैस मैं चाहूंगी कि लास्ट टाइम हमने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की थी, क्या इम्पैक्ट या क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा? बिल्कुल, इसमें जो है वो ये कहा जा सकता है कि अगले 2 माह के अंदर अंदर महकमा रेलवे की जानिब से तमाम तर ट्रेनों को जो है वो निजी कंपनीज के हवाले कर दिया जाएगा और निजी कंपनीज के जो है वो सुपुर्द कर दिया जाएगा तमाम तर इंतजामी अमूर, रेलवे का शोबा कमर्शियल और इसके साथ साथ ट्रेनों के इंतजामी अमूर, ताकि ट्रेनों में तब्दीली लाई जा सके, ट्रेनों का अवकाश बेहतर बनाया जा सके। और सारे में डूबा हुआ महकमा रेलवे जिसका पैरों पर खड़ा होना नामुमकिन सा दिखाई देता है, उसके जो मसाइल हल किए जा सके और रेलवे को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके और रेलवे का खोया हुआ मकाम जो है उसको वापस लाया जा सके। बिल्कुल, एंड जिस तरह से आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेलवेज की टाइमिंग को इम्प्रूव किया जाए। जैसे कि अवैस ने बात भी की कि इस वक्त कोई नहीं है, स्पेशली मौसम की सूरत हाल भी बेहतर हो चुके हैं, ना तो फॉग का इशू अब हमें नजर आता है, ना कोई और परसिस्टेंट वेदर चेंजेस हैं जिनकी वजह से ट्रेनों की ताखीर की कोई वजह होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इंतजामिया की बात करें तो अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई है। आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। 2 महीने के अंदर प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका होगा और एक तरफ जहां पर यह खदशा है कि रेट्स में हमें इजाफा नजर आ सकता है, वहीं पर क्या इंतजामी तौर पे कोई बेहतरी नजर आएगी? ऑल्सो वैसे जब हमने पिछली दफा बात की थी तो उन्होंने मेंशन किया था कि बहुत सारे मुलाजमीन को ऑलरेडी निकाला जाना शुरू कर दिया गया है क्योंकि उनके लिए अब और स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी बड़ी ही उदासी का अनफॉर्चुनेट चीज़ है, स्पेशली अगर इस हवाले से भी बात करें। लेकिन खैर उम्मीद हमेशा अच्छी की ही होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको पता है हमेशा फैसलाबाद शहर के हवाले से इंपॉर्टेंट इश्यूज पर हम बात करते हैं। आज भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे। फैसलाबाद शहर की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो पिछले कुछ सालों के अंदर उस तरह से फैसलाबाद शहर डेवलप होता हुआ नहीं नजर आया है। डिफरेंट इश्यूज हैं जो कि परसिस्टेंट हैं। आज हम FTA के हवाले से स्पेशली बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कहाँ तक इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और जो भी गोल्स सेट किए गए थे उसमें सक्सेसफुल हो पाए हैं। एक दफा मैं बताती चलूं कि FTA के अंदर जो मेन फंक्शंस हैं वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से हैं, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज के हवाले से भी, साथ ही साथ बिल्डिंग कंट्रोल और बिल्डिंग रेगुलेशंस भी, जिसका मतलब है कि बेसिकली प्लानिंग
के साथ जो भी डेवलपमेंट की जाएगी वो एफडीए के अंडर आती है, और साथ ही साथ जितना हो सके चीज़ों को आसान करना, जिसमें ऑफकोर्स वासा शामिल है, साथ ही साथ टीपा शामिल है जो ऑफकोर्स ट्रैफिक के साथ भी डील करते हैं। सुबह सुबह ट्रैफिक की बात तो के बगैर हमारा शो जो है वो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, ना ही फैसलाबादियों का दिन जो है ट्रैफिक के किसी न किसी तरह के बातचीत के बगैर स्टार्ट हो सकता है। खैर, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन करने के लिए मौजूद है। कोशिश करेंगे डिफरेंट इश्यूज के हवाले से बात करें, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से शुरुआत करेंगे। तो जी, हमारे साथ सबसे पहले तो रमजान मिर्जा मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। रमजान, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज को हमेशा आप लेकर आते हैं और फैसलाबाद के जो शहरी हैं आई थिंक उनकी बड़ी कंसर्न्स होती हैं और उनको हल करना ही हमारा काम है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ आज हमारे साथ मेहर अयूब भी मौजूद हैं जो कि चीफ इंजीनियर हैं एफडीए के। आपको भी वेलकम करते हैं सर शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के हवाले से बात करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि डिस्कशन को स्टार्ट करते हुए एफडीए के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं आई थिंक उनके हवाले से पहले बात कर लेते हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से। मैं चाहूंगी रमजान अगर आप भी सिर्फ मेंशन करें, जिसके बाद मैं चाहूंगी कि हम अयूब साहब की तरफ आ जाए। मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद में अगर कहीं भी कुछ होना है तो वो एफडीए की जिम्मेदारी है। वो रोड बनना है, वो फ्लाईओवर बनना है, कहीं पे कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना है, कहीं पे कॉलोनी कटनी है, कहीं पे घर की तामीर का आगाज होना है। गो के आप कह सकते हैं कि फैसलाबाद में हर होने वाला तरक्याती काम जो है वो एफडीए की हदूद में है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और एफडीए इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां अदा भी कर रहा है और जिस तरह अयूब साहब ने कुछ ही वक्त पहले जो है वो फैसलाबाद में इसका चार्ज लिया है, चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि बेहतर हो रही हैं और होनी भी चाहिए। मैं ठीक हो गया। एंड अयूब साहब मैं चाहूंगी अगर स्पेशली एफडीए के प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें तो क्या प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में मौजूद है? अभी इस टाइम तो हम एक कश्मीर अंडरपास रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है। अभी हम नेक्स्ट ईयर की एडीपी अपनी तैयार कर रहे हैं, उसमें बल्कि शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। आपने देखा होगा कि जाल का जो ब्रिज है वो एक समुद्री रोड को टर्न करता है और आपको वो जो जाल की मार्केट है सारी वहाँ से गुजरना पड़ता है, बड़ा ट्रैफिक है। तो वहाँ पे हम एक फ्लाईओवर प्रपोज कर रहे हैं जो कि सिंगल पेयर पे होएगा ग्रीन बेल्ट के अंदर वो पेयर होएगा और वो जाके सलीमी चौक से आके उसको हम ड्रॉप करेंगे। एक हमारा ये मेगा प्रोजेक्ट है। सेकेंडली, आप अब्दुल्लापुर ब्रिज पे ट्रैवल करते हैं तो आपको आगे से यू टर्न लेके जुमरा रोड को टर्न करना पड़ता है। तो अब्दुल्लापुर पे जैसे ही आप एंटर होते हैं तो उसको उधर से हम एक लेग निकाल रहे हैं लेफ्ट साइड को जो जुमरा रोड पे ड्रॉप हो जाएगी। इसके बाद डी टाइप चौक है, वहां पे हमने अंडरपास प्रपोज किया है। तो इस तरह वर्किंग जारी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अभी जब बजट जून में अनाउंस होएगा तो इसमें ये सारे प्रोजेक्ट शहरियों के लिए होंगे। बिल्कुल। एंड यूजुअली जिस तरह से आपने कश्मीर अंडरपास की बात की, ये कोई 3 साल मुझे लगता है लग गए इसको पूरा होने में, और क्या इन प्रोजेक्ट्स के साथ भी हमें ऐसा ही देखिए इस तरह नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि ये एडीपी की फंडिंग से स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं। डेवलपमेंट है, कभी हेल्थ है और कभी कोई अनफोर्सीन सिनेरियोज आ जाते हैं, फ्लड आ गया, जैसे अभी कोरोना आ गया, तो फिर वो फंडिंग आपको जो है ना चेंज करनी पड़ती है, पैटर्न देखना पड़ता है कि हमने पहले किस चीज़ को फंड करना है। तो जो अंडरपास पे हुआ कश्मीर ब्रिज पे उसको तो खैर 2-3 साल लगे, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा। ये इंशाल्लाह हम विद इन 1.5 ईयर्स इसकी कंप्लीशन देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। एंड अगर रिकवरी की बात करें, बिकॉज एफडीए की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकवरी के हवाले से भी आ जाती है, थोड़ा सा बताइएगा क्या सूरत हाल है इसमें? इस तरह है कि जी हमारा जो टाउन प्लानिंग डायरेक्टोरेट है ना, उसमें 2 तरह की रिकवरीज इन्वॉल्व हैं। एक तो है प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में जो पहले डेवलप कर लेते हैं उनसे हम इलीगल डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं। फिर बाकी तो चार्जेस जो है जिस तरह कोई नक्शा फीस है या इस तरह की चीज़ें वो अपनी जगह हैं, वहाँ से भी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा हुई है। और सेकंड जो हमारी टाउन प्लानिंग 1 डायरेक्टोरेट है उसके अंदर हमारे कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट आ जाते हैं, बिल्डिंग लेआउट प्लान्स हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी रिकवरी हुई है। अभी बल्कि शायद इन्होंने कवर भी किया हो मदीना टाउन में, गुलिस्तान में हमने बड़ी काफी जॉब्स जिनके नक्शे पास नहीं थे सील किया और काफी रिकवरी घटी हुई है एफडीए को। एंड इफ आई एम करेक्ट 1.5 बिलियन रुपीस एक साल में। अब मुझे अभी एग्जैक्ट अमाउंट क्योंकि मैंने फाइनेंस से चेक नहीं किया आने से पहले, बट ह्यूज रिकवरी है, पहले से बहुत ज्यादा हुई है। हाँ जी, आई थिंक कुछ इस तरह के फिगर्स है। वो जिस वक्त मैंने उसे रिपोर्ट किया था वो कुछ 1.25 अरब पैसे जायद की रकम थी, जिनमें वो एफडीए सिटी की भी रिकवरी शामिल थी, क्योंकि वो भी इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और बहुत सारे वहाँ पर भी ऐसे डिफॉल्टर्स मौजूद थे जिन्होंने अभी पे करना था और उनके भी थोड़े से जो थे वो मसाइल
की निशानदेही वो करते थे कि जब तक एफडीए सिटी डेवलप नहीं हो जाता, आबादकारी नहीं हो जाती, तो किस तरह उसके जो बकायाजात हैं वो अदा किए जा सकते हैं। तो उस हवाले से भी रिकवरी जो थी वो सुहेल ख्वाजा के दौर में और उसके बाद की सूरत हाल जो है वो बड़ी अच्छी रही। और इस वक्त भी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो उस मामले को देख रहे हैं और बार बार कैंपेन्स भी जो हैं वो शुरू की गई हैं। और नज़र ये आ रहा है कि एफडीए जिसकी जेब खाली हुआ करती थी, अब उसमें कम से कम ऐसे पैसे मौजूद हैं कि वो अपने दीगर इदारों को जिनमें टीपा है उसको भी जो है वो करोड़ रुपए देने की कैपेसिटी अब रखता है। और गुज़िश्ता दिनों में ऐसा हुआ भी नहीं, हमने बल्कि 1 करोड़ रुपया टीपा को दिया है। अभी लास्ट बीओजी में हमने एज अ लोन उनको दिया है कि क्योंकि जिस तरह वासा हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इसी पैटर्न पे टीपा भी हमारी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको चलाने के लिए उसकी 104 लोगों की एसएनई अप्रूव है गवर्नमेंट से, तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए अभी इनको दिया है कि आप अपना स्टैंड करें, महकमे को चलाएं। कितना अरसा हो गया ये फंड्स दिए हुए? अगर ये अभी तो ये 3 to 4 days बैक हमारी बीओजी की मीटिंग हुई है, उसमें अप्रूव हुए हैं, तो विद इन अ वीक टाइम उनको कन्वर्ट हो जाएंगे। बिकॉज आई थिंक रमजान ये बड़ा एक इशू था स्पेशली फंडिंग के हवाले से कि टीपा की फंडिंग नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से किन्हीं भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम नहीं कर पा रहे थे। असल में है ये कि इसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फंड करना था। एफडीए की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपनी ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को 1 रुपया देने की भी अहलियत रखता हो। और अगर हम लाहौर टीपा की बात करें तो उसे तो चूंकि गवर्नमेंट की गोद में बैठा हुआ है वो, और सेक्रेटरीज हों, सीएम हो या पीएम इवन, वो भी वहाँ पे उनके विजिट्स रहते हैं और वहाँ की ट्रैफिक को कंट्रोल करना और वहाँ बहाव को बेहतर बनाना, ट्रैफिक को, ये अव्वलीन तरजीह है। लेकिन फैसलाबाद हमेशा से ही नज़रअंदाज रहा है। 2013-14 में ये जो थी वो एजेंसी अपने वजूद में आई, लेकिन अभी तक इसको फंक्शनल उस हद तक नहीं किया गया। मौजूदा गवर्नमेंट में ये देखा गया कि जो इसकी फोकल पर्सन थी और वाइस चेयरपर्सन एफडीए फिरदौस राय ने इस मामले को टेकअप किया। डॉक्टर शहनशाह फैसल जो कि साबिक डायरेक्टर जनरल हैं, तवक्को की जा रही है शायद फिर आ जाएंगे वो फैसलाबाद में एक बार फिर बतौर डीजी, तो उन्होंने भी इसमें कोशिशें की। कमिश्नर इशरत अली और कमिश्नर साकिब मनान की भी कोशिशें इसमें किसी हद तक शामिल हैं। चीफ इंजीनियर एफडीए की भी कोशिशें जो हैं वो शामिल हैं। तो अब मुझे लगता है कि चीज़ें अब जो हैं वो पाइपलाइन से बाहर निकल पे अब वो कोई शक्ल इख्तियार करने वाली हैं, क्योंकि अगर फंड्स टीपा को मिल जाएंगे इसका मतलब है टीपा का एक वजूद जो है वो हमें महसूस होना शुरू हो जाएगा। और वहाँ पे अगर चीफ इंजीनियर और ऑफिसर्स बैठे होंगे तो इसका मतलब है कि टीपा फंक्शनल हो जाएगा। तो अब जिस तरह इन्होंने बीओजी में बताया कि हमने पैसे की जो है वो मंजूरी दे दी है, तो चीज़ें अब स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। एंड स्पेशली फैसलाबाद शहर के हवाले से बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स का एक बहुत बड़ा इशू रहा है। बहुत सारे एरियाज के अंदर आपको स्ट्रीट लाइट्स नजर नहीं आती हैं। रमजान, क्या आगे चलते हुए अगर हम स्पेशली बात करें, बिकॉज वो एक सेपरेट इशू है, बट कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहां पर एफडीए को फौरी तौर पर काम करना चाहिए? असल में एफडीए इस वक्त जो है वो मास्टर प्लान एफडीए के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मसला ये है कि काम इनसे पहले वालों ने शुरू किया और अब जिम्मेदारी इनके सर पे है। 2017 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ जिसने 18 माह में मुकम्मल होना था, और उस्मानी एंड कंपनी की जानिब से भी उस तरह का रिस्पांस ना रहा, और फैसलाबाद में एफडीए में ऑफिसर्स भी आते जाते रहे, कोई आ गया, कोई चला गया, कोई ऑफिसर नया तैनात हुआ, और इस वजह से किसी ने प्रायोरिटी इसको रखा ही नहीं। अब जबकि कोर्ट ने तलब किया है कि भाई वो कहाँ है जो मास्टर प्लान जिसे हम कहते हैं, उसके बाद फिर कोशिशें जो है उसके ऊपर शुरू हुई हैं, और अब उसकी शक्ल जो है वो निकलना शुरू हुई थी। गुज़िश्ता दिनों में मीटिंग में भी वो एक सवाल भी उठाया गया कि किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जो है ये मास्टर प्लान बनाया गया है। तो अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जब मास्टर प्लान का आगाज हो रहा था तो उस वक्त ने रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं बनाए थे। मैं चाहती हूँ कि मास्टर प्लान के ऊपर हम आराम से बात कर सके, तो इसलिए बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे अगर आप इजाजत दें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं एफडीए के हवाले से और कोशिश है कि एफडीए के डिफरेंट जो इश्यूज हैं उनके हवाले से भी बात कर सकें और फैसलाबाद शहर के जो डिफरेंट मसाइल हैं, फैसलाबाद के शहरियों को जो मसाइल फेस करने पड़ते हैं उनके बारे में भी बात करें। ब्रेक में जाने से पहले हम मास्टर प्लान के हवाले से बात कर रहे थे। फैसलाबाद शहर के पाइपलाइन में है और काफ़ी अरसे से पाइपलाइन में है। अगर मैं चाहूँगी थोड़ा सा बताएं इस मास्टर प्लान के हवाले से। ये ऐसा नहीं है, जो बात कर रहे थे रमज़ान, ये तकरीबन कोई 100% ठीक नहीं है। किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ये ठीक है। नो डाउट हमने बीओजी में रूल्स रखे हैं, रूल्स की अप्रूवल के एलडीए के पैटर्न पे जो एलडीए ने मास्टर प्लान के रूल्स बनाए हैं उनकी अप्रूवल देती जाए। वो फर्दर आगे जानी है, कैबिनेट से अप्रूव होने हैं। अब ये कहना कि आपने मास्टर प्लान स्टार्ट कर दिया लेकिन रूल्स तो अब आप बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। एलडीए का 2005 में मास्टर प्लान बना, जब उनको अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी तो 2014 में उन्होंने रूल्स बनाए। अब एमडीए जो हमारी तरह एक अथॉरिटी है, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका मास्टर प्लान बना हुआ है बट कोई रूल्स नहीं है। हमारा प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है। पीडीडब्ल्यूपी से ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ और उसके टीओआर्स और रूल्स तकरीबन सेम है। रूल्स को अभी अडॉप्ट करने का मसला इस तरह दरपेश आया कि हम मास्टर प्लान बना रहे थे लैंड यूज रूल्स 2009 के तहत, अभी वो रिपील हो गए और अभी लैंड यूज रूल्स 2021 आ गए, उनमें मास्टर प्लान नहीं था। इस वजह से हमें ये रूल्स इनको अडॉप्ट करना पड़ा, तो ये जरा क्लैरिफिकेशन हो जानी चाहिए। अगर ओवरऑल हम बात करें किस स्टेज पर है मास्टर अभी तो हमारा बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। कुछ थोड़े पार्लियामेंटेरियन की कोई वीक बैक मीटिंग हुई है, उसमें कुछ एतराजात थे, उनको अभी दूर कर रहे हैं। उसके बाद जो है इसने एक स्क्रूटनी कमेटी में जाना है जो कि सेक्रेटरी हुड ने उसके चेयर हैं वो, उसके बाद इसने बीओजी में आना है। दैट्स इट। तब तो मसला हमारा ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 माह का काम रह गया है। बिल्कुल, एंड आई रियली होप कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। एंड अगर ओवरऑल हम बात करें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस प्लान की जो कि फैसलाबाद के शहरियों के लिए आसानियां जी बिल्कुल, इसमें ना हम लोग तो सिर्फ ये समझते हैं कि जी ये सिर्फ और सिर्फ एक जोनिंग प्लान है कि ये लैंड ग्रीन हो गई, ये ब्राउन होगी, ऐसा कतन नहीं है। इसमें रोड नेटवर्क है, कौन सी रोड कहाँ से निकलेगी। अभी इसमें एक M4 और M3 को लिंक कर रहे हैं। इसमें जिस तरह मैंने रोड नेटवर्क का ट्रांसपोर्टेशन का प्लान बता दिया, इसी तरह इसमें सॉलिड वेस्टेज का, इसमें पार्क्स का, इसमें मतलब पूरे शहर को कवर किया गया। जो हमारा एरिया है 1326 स्क्वायर किलोमीटर, उसको कवर किया गया। उसमें हॉरिजेंटल ज्यादा नहीं हमने जाना, हमने वर्टिकल मूवमेंट रखनी है अपनी, लोगों को वर्टिकल की तरफ कहना के जाएं। तो मतलब इसमें ये सारे इसमें चीजें आती हैं। और ये वर्टिकल ग्रोथ जो है आपको लगता है फैसलाबाद शहर में पॉसिबल हो पाएगी? जी बिल्कुल हो पाएगी। देखिए ना, चीजें अब फैसलाबाद ज्यादा अट्रैक्ट होता है लाहौर से। लाहौर में अब देखें, आप जिधर मर्जी चले जाएं, आप डिफेंस चले जाएं, डीएचए देखें, सारा बैरिया वर्टिकल ग्रोथ हो रही है। बल्कि अभी इधर से बात निकलती है तो मैं आपको बताता हूँ, हम अभी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं। उसका मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया भी था कि PC1 14 बिलियन का बन के गया है, कुछ उसमें अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो एफडी सिटी में जो है हम 650 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, ग्राउंड +3 हैं, तो फैसलाबाद में बेहतरीन रहेंगे वो। एंड एफडी सिटी के हवाले से भी अगर थोड़ी सी बात कर पाए, कितना अरसा हो गया है जब इसको बने, लेकिन उस तरह से ना तो हमें प्रोग्रेस नजर आ रही थी, ना उस तरह से अवाम के अंदर एक एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी, लेकिन चीजें अब तब्दील होती हुई नजर आ रही है। इस बारे जी आपकी बात ये बजा है। देखें, ये प्रोजेक्ट 2005 में स्टार्ट हुआ, इसका जो डेवलपमेंट वर्क्स है ना, मैं समझता हूँ कि आप किसी भी हाउसिंग स्कीम से कंपेयर करें तो इतना अच्छा डेवलपमेंट, मतलब हमारी मिनिमम जो रोड है वो 40 फीट की है, आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम हमें आई इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी पे इस तरह आई कि 2012-13 में मैंने इलेक्ट्रिसिटी लगानी थी, वो वैसे ही ओवरऑल आपने देखा होगा कि मुल्क में बिजली का एक बुरान सा आ गया। उसके बाद हमारा फेस्को के साथ चलता रहा कि आप हमसे जो है प्लॉट ले लें और हमें आप ग्रिड लगा दें, बट एनी हाउ वो बात किसी तरफ सेटल डाउन नहीं हो सकी। उसके बाद हमने ये किया कि फेस्को को टोटल पेमेंट कर दी है ग्रिड्स की, ग्रिड एक लग गई। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है लाहौर से, तो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं शुजा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी जी, कैसे हैं आप? एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अभी मैंने टीवी ऑन किया, मैं पूरा प्रोग्राम ही देख रहा आपका।
जी लेकिन मेरा एक सवाल था एफडीए सिटी के मुताल्लिक। जी जी बिल्कुल पूछें। ये प्रोजेक्ट एफडीए का है, तकरीबन 15 साल पहले लॉन्च किया है जी और बहुत में जो इन्होंने सीडीज बनाई थी, ब्रोशर वगैरह थे तो जी इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड होगी और ये वगैरह वगैरह। अभी तक वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का नाम ही नहीं है। खंबे लग रहे हैं कहीं जगह, कहीं तारें लगी हैं, कहीं बिजली है, कहीं नहीं है। 15 साल हो गए, इवन सड़कें भी नहीं है अभी वहाँ D7। तो ये पूछा था मैंने कि क्या प्लान है, कब तक आकर उसको कंप्लीट करना है। इससे आगे जो सोसाइटियाँ बाद में बनी हैं वहाँ पे सब कुछ सहूलतें मैसर हो गई हैं, बिजली भी आ गई है, सब कुछ है। ये क्या वजह है, क्यों इसमें डिले हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसको? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुजा कॉल करने का। और आपने सवाल सुना, क्या मैंने कहेंगे? सवाल को आखिरी पार्ट वैसे सुना है लेकिन अच्छा, मैं आपको एक तकरीबन दफा समझ बता गया देती हूँ। हमारे कॉलर शुजा जो कि लाहौर से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि एफटीए को तकरीबन 2005 से, जैसे आपने मेंशन किया, तकरीबन स्टार्ट हो गया था, लेकिन ना तो वहां पर अभी तक, और ये शुजा ने जो है उनका कहना था कि बिजली का इंतजाम मौजूद नहीं है, कहीं पर खंबे लगे हैं, कहीं पर खंबे नहीं लगे हैं। साथ ही साथ पानी का इंतजाम, आई थिंक रमजान उन्होंने मेंशन किया कि पानी का इंतजाम ये भी मौजूद नहीं है। सड़कों की भी निशानदेही सड़कों की भी उन्होंने निशानदेही की कि मौजूद नहीं है। और कौन जिम्मेदार है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक उन्होंने कंपैरिजन भी किया कि जी इनके बाद सोसाइटीज़ बनी हैं और वो आबाद हो गई हैं। आप ना एक गवर्नमेंट की सोसाइटी का प्राइवेट सोसाइटी से जब कंपैरिजन करते हैं तो फिर उसके फाइनेंसिस का भी कंपैरिजन करें। देखें, एफडीए ने हाउसिंग स्कीम बनानी है नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ठीक है। ये जब बैलेटिंग हुई है तो कुछ 64,000 पर मरला का रेट था इसका। अब आप कंपेयर करें कि कोई भी प्राइवेट सोसाइटी आपको 5 लाख से कम रेट में देती नहीं है। अगर वही इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है तो जब आप कंपैरिजन करें तो उसकी दोनों साइड्स देखनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक फीडर 6 है 8 मेगावाट का, वो तो नूरुल अमीन मैंगल साहब अपने टाइम पे लगवा गए थे फेस्को से ही। उसके बाद हमारे टोटल 17 फीडर्स हैं, 6 से 7 फीडर्स इस टाइम मौके पे चल रहे हैं, कुछ 300-400 के करीब, ये शायद इससे ज़्यादा रिहाइशें हैं वहाँ पे। हाँ, इश्यूज़ क्या हैं, अभी मैंने जो कि तकरीबन साल डेढ़ में देखा है, लास्ट साल डेढ़ से चार्ज तो खैर मैंने अभी लिया, लेकिन बंदा क्योंकि एफडीए में होने के नाते तो नज़र रहती है चीज़ों पर। 3 दफ़ा हमने बिजली के टेंडर्स किए जिसमें पोल्स हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर्स हैं, कोई कोटेशन, कोई बिड रिसीव ही नहीं हुई। रीजन बिहाइंड डॉलर फ्लक्चुएट कर गया। इलेक्ट्रिक जितनी आइटम्स हैं वो सारी की सारी उसमें 80% कॉपर है, और कॉपर भी बड़ा रिफाइंड, जो कि आप कह लें कि इंपोर्ट होके आना है, तो वो डॉलर के साथ फ्लक्चुएट हो गया। अभी मैंने भी रिसेंट टेंडर किया है तो कोई बिड रिसीव नहीं हुई। हाँ, लेकिन इसमें अवाम की गलती नहीं, गलती हमारी है। अब हमने किया क्या है इसमें कि अभी हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। अभी कल ही एक हमने PC1 भी इसका अप्रूव करवाया है, जिसमें हमने पोल्स, जिसमें ट्रांसफार्मर्स, तो इंशाल्लाह विद इन अभी ये मार्च, आज 1 मार्च 2022 है, तो 1 मार्च 2023 में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी होगी। एफटीए के हवाले से आगे चलते हुए क्या प्लान है, अगर हम 5 या 10 साल आगे देखें? हाँ, इसमें ऐसे एफटीसिटी का भी फेज 1 है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। अभी हम एक ओवरसीज ब्लॉक बनाने जा रहे हैं जिसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी एफटीसिटी से हटके होंगी, जो प्राइमरीली है ही ओवरसीज के लिए है। एक हमारा ये है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बन रही है। उसके अलावा डेवलपमेंट के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरह हमने 3-4 मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस ADP में शामिल कर रहे हैं, और बाकी शहर के डिफरेंट, बाकी तो रूटीन के जो हैं सर्वेज भी चलते रहते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट चलती रहती है, जिसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे जो है फ्लाईओवर या अंडरपास होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल। और क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी क्योंकि कोशिश होती है कि लाइट हार्टेड भी हमारी कन्वर्सेशन रहे, तो आपसे एक शेर हम जरूर सुनेंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज स्पेसिफिकली बात कर रहे थे एफडीए के हवाले से, डिफरेंट मसाइल के बारे में बात की, एफडीए सिटी के बारे में भी हम बात कर पाए, एंड ऑफ कोर्स मास्टर प्लान जो कि फैसलाबाद के शहरियों की अब ज़रूरत बन चुका है। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वैसे वैसे मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, इशूज़ बढ़ते जा रहे हैं। वर्टिकल ग्रोथ के हवाले से भी बात की कि आगे चलते हुए एफडीए की भी यही कोशिश है कि वर्टिकल ग्रोथ की तरफ आया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लान इसी हवाले से बनाए जाए। लेकिन मैंने आपको ब्रेक में जाने से पहले बताया था कि अब हम लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन की तरफ आएंगे,
तो आपको शायरी का, जहां तक मुझे इल्म है, बहुत शौक है और पढ़ते भी हैं, कुछ लिखा भी है आपने खुद? नहीं, लिखा तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन पढ़ते रहते हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा शेर है आपका जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे काफ़ी पसंद है, कोई एक दो मैं सुनाता हूँ आपको जी। एक है कि ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, वो हो कैसा ही साहिबे फ़हमो ज़का। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, वो हो कैसा ही साहिबे फ़हमो ज़का। जिसे ऐश में यादे खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। क्या बात है, क्या बात है। एंड हमेशा शायरी, एंड आई थिंक ये कनेक्ट करती है लोगों से, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से, स्पेशली आर्ट्स के थ्रू। एंड शायरी भी एक तरह से बड़े ही आर्टिस्ट मिजाज लोग ही होते हैं जिनको ज़्यादातर शायरी, मुझे पता है रमजान आपको भी पसंद है, लेकिन आपसे हम शो के बाद एक शेर जरूर सुनेंगे। जरूर सुनाऊंगा, लेकिन वो मेरा ख्याल किसी के नाम एक और शेर पढ़ना चाह रहे हैं मुझे। अच्छा, एक और शेर पढ़ना चाह रहे हैं? किसी के नाम मुझे लग रहा है जो है वो घर में भी देखा जाता है, किसी के नाम, तो आप भाभी घर वालों के नाम आप कर, भाभी के नाम कहते हैं ये। अगर भाभी सुन रही हैं तो वो सिर्फ, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ भाभी के नाम ही है, ऐसा ही है ना, किसी और का नाम नहीं है। नहीं, फिर मैं सुनाता ही नहीं अभी फिलहाल। आपने बड़ी तू सुबह नहीं चले जी, जिसके नाम करते हैं कोई ऐसा, मतलब कोई भी इसे महसूस कर सकता है कि ये मेरे अच्छा, नाम है। ठीक होगी। तू सुबह दी ठंडी हवा वर्गा, क्या बात। तू सुबह दी ठंडी हवा वर्गा, साडे पिंड नू जांदे राह वर्गा। अरे क्या बात। तेनू भुलिए भी ते किवें यारा, तू आंदे जांदे साह वर्गा। अरे अरे क्या बात है, ये तो वैसे मेरे ख्याल है आपकी वाइफ के लिए जी, थैंक यू। बनता है। नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, बड़ी ही ये बात जो शेर है, आई थिंक ये तो सबसे कनेक्ट करते हैं जी, आजकल। तो जो अपने, जैसे हमने कहा कि पिंड के राह पर का, तो आई थिंक ये सबसे कनेक्ट करते हैं, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। अगर आपकी अपनी जर्नी की बात करें, लाइफ की बात करें, तो फैसलाबाद शहर का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, और उससे पहले कोई एक शहर जो कि आपके लिए बड़ा यादगार रहा हो? देखिए, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और फैसलाबाद मेरा सेकंड होम, बल्कि अभी तो फर्स्ट होम ही फैसलाबाद ही है। कितने साल हो गए बहुत आपको प्यार, फैसलाबाद? मुझे 12 साल हो गए। 12 साल। अरे क्या बहुत प्यार मिला। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो शायद कोई दोस्त भी नहीं था, बहुत अच्छे दोस्त मिले और बहुत प्यार मिला उनसे और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। क्या कहा जा सकता है। बताइएगा, इससे पहले कहाँ थे, क्या कर रहे थे? इससे पहले मैं एनएलसी में था। एनएलसी में मैंने कोई 1 साल सर्व किया। उससे पहले मैं एफडब्ल्यू में कोई थोड़ा टाइम गुजरा, तो एफटी में मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया था। फिर यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हुए, फिर वासा में कुछ अरसा रहा, फिर डायरेक्टर इंजीनियरिंग पीएचए भी रहा, फिर डायरेक्टर टाउन प्लानिंग कोई लास्ट 2 ईयर्स रहा हूँ। तो अभी कोई 2 मंथ्स बैक एज अ चीफ इंजीनियर एफटीए ये पोर्टफोलियो मिला है। आप देखें कितने दिन चलता है, क्योंकि नौकरी में तो वो ऐसा ही है, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। अरे, और हॉबीज के हवाले से बात करें तो क्या हॉबीज में तो सच आजकल कोई वो हॉबी को तो वैसे भी कहा जाता है। शायरी तो आपको बहुत पसंद है, ये तो आज मैं शायरी अपनी जगह, लेकिन हॉबीज में आजकल कह लें कोई सच वो टाइम नहीं मिलता, तो सिर्फ यही है कि बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, इसी को आजकल अपना जो बच्चों है। को खुद पढ़ाते हैं? हाँ, खुद पढ़ाता हूँ। अरे, तो उसी को ही हॉबी समझा होगा। अच्छा, तो किस तरह की आपकी रूटीन होती है? किस टाइम बच्चों को होमवर्क कराते हैं? होमवर्क करवाते हैं, सारा होमवर्क कराते हैं, बल्कि जो सैटरडे संडे है वो तो उनको भरपूर लगाता हूँ। पूरा हफ्ते का जो उन्होंने किया होता है पूरा रिवाइज करवाता हूँ। तो बच्चे तो फिर आपसे भागते होंगे, उनको होता होगा कि नहीं भाई पढ़ाई नहीं होगी। नहीं, मैं ये थोड़ा सा अपने वालिद साहब को फॉलो करता हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनका हाथ है। वो खुद पढ़ाते थे आपको? नहीं, पढ़ाते तो नहीं थे, लेकिन वो मुझे सुबह से लेके रात तक मेरे साथ रहते थे। सुबह स्कूल छोड़ के आना, फिर मुझे स्कूल से वापस लेना, ट्यूशन छोड़ना, फिर बाहर बैठे हैं, फिर ट्यूशन सेंटर से लेना, फिर घर छोड़ना, और हर टीचर से मिलना। जब हमें स्कूल से छुट्टी होती ना तो बच्चे बड़े खुश आते हैं, मैं थोड़ा परेशान आता था। रीज़न बिहाइंड के जब मैंने बाहर आना है तो जिस टीचर ने भी बाहर आना है ना, तो वालिद साहब ने पूछना है कि क्या पढ़ा है इसने, शरारता तो नहीं करता। तो वो उस हिसाब से वो पूरा फॉलो अप करते थे। तो मेरी भी कोशिश यही है कि
मैं भी बच्चों को उतना टाइम, लेकिन उतना तो नहीं दे सकता। ज़ाहिर है जॉब की अपनी है एक कमिटमेंट, तो वो अपनी जगह है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उनको फॉलो करूँ और बच्चों को उस लेवल पे पढ़ा सकूँ। शरारती थे या नहीं थे? नहीं, ऐसा शरारती नहीं था। नहीं। बैक बेंचर भी नहीं था, पहली के पढ़े हैं और एक अच्छा स्टूडेंट था कह लें। अब मार्क्स बताऊंगा तो आप हैरान होंगी, 755 आउट ऑफ 850 इन मैट्रिक, इट कम्स अराउंड 87-88%। जबरदस्त। तो फिर इसी तरह ही एफएससी में भी, और अच्छी नहीं, ये बहुत अच्छे ठंडा मार्क्स सा हैं। था, विषय थोड़ा तगड़ा था, तो इस वजह से सब्जेक्टिव था, पेपर था, हाँ, और subjective paper इतने हुआ सिक्योर करते थे। करना एक वाकई एक ये विदाउट अ डाउट, और स्पेशली आई थिंक मेरे जैसे बच्चों के लिए जो इतनी पढ़ाई नहीं करते हैं उनके लिए तो मतलब जी, थैंक यू। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज जी, हमें thank you, ज्वाइन thank करने you। के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया 10 में तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब वक्त मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ। आपको पता है कि इस सेगमेंट के दौरान मेरी कोशिश होती है कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के हवाले से जरूर बात करें। जितनी मर्जी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, अचीवमेंट्स होनी चाहिए, पैशंस होते हैं और गोल्स होते हैं जो कि हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से पहले अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटी छोटी हैबिट्स अपनी रूटीन के अंदर ऐड करना शुरू करें, जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट आप निकालें, वॉक करना स्टार्ट करें या फिर योगा करें, मेडिटेट करें, जो भी चीज़ आपको एक्चुअली में अच्छी लगती है। कोई नई हॉबी स्टार्ट करें जो कि आपको अच्छा लगता हो करना और आपका वक्त जिससे अच्छा गुजरता हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हम फिजिकली और मेंटली अपना ख्याल रखेंगे तभी अपनी जिंदगी में जो भी चाहते हैं उसको कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारी डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ओवरऑल हेल्थ के अंदर, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपनी डाइट को अच्छा रखें, एक हेल्दी डाइट की तरफ आए, रादर देन के या तो बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम की तरफ चल रहे जाएं और कम खाना शुरू कर दें, या फिर दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जहाँ पर हमें पता ही ना हो कि हम एक्चुअली में क्या खा रहे हैं। तो एक बैलेंस डाइट रखें। मुझे भी बहुत पसंद है जंक फूड खाना, लेकिन अगर आप हेल्दी और बैलेंस डाइट को लेकर चलेंगे तो आप दोनों चीज़ें कर पाएंगे। हेल्दी फूड भी होगा, अपनी सेहत का ख्याल भी रख पाएंगे और अपनी जो क्रेविंग्स हैं, जो जंक फूड है, उनको भी आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स किसी भी डिश को प्रिपेयर करते हुए कुकिंग ऑयल का इंतखाब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं सलवा के हवाले से, तो सलवा में विटामिन ए एंड विटामिन डी का परफेक्ट मिक्सचर मौजूद है। साथ ही साथ सलवा में बनास्पति बनाने वालों का ये भी दावा है कि 100% वेजिटेबल ऑयल्स के साथ इसको बनाया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सलवा में पाम, कनोला, सोयाबीन और कॉटन सीड ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सलवा बनाने वालों के दावा कि 100% वेजिटेबल ऑयल से इसको तैयार किया जाता है। आपको पता है कि वेजिटेबल ऑयल को ब्रेक डाउन करना बहुत आसान होता है। ओवरऑल डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए और हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत सारे मौजूद होते हैं। साथ ही साथ सलवा बनाने वालों का ये भी दावा है कि ओमेगा भी इसके अंदर मौजूद है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं, हमेशा देखा करें उसके पीछे कि क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मौजूद हैं और किस तरह से उसे प्रिपेयर किया गया। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी इनटेक कर रहे हैं, जो भी आपकी डाइट है, उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स का आप इस्तेमाल करें वो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। और इवन जब आप ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स को देख रहे होते हैं कि भाई इस डिश के अंदर मैं ये चीज़ें ऐड करूंगा, तो हमेशा देखा करें कि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। बिकॉज ये सारे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आई थिंक एक तरह से हम रिवर्ट बैक करें इन टाइम। बिकॉज एक ज़माना होता था, एक बीच में टाइम ऐसा आ गया था कि हर कोई जंक फूड खाना चाहता था, हर कोई प्रोसेस्ड मील्स की तरफ जाना शुरू हो गए थे। बट अब हमें रियलाइज हो रहा है कि जितनी कोई चीज़ नेचुरल होगी, ऑर्गेनिक होगी, उतनी ही वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी। आजकल मार्केट के अंदर बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों के हवाले से, इंग्रेडिएंट्स के हवाले से आप उनको खरीद सकते हैं। इनफैक्ट ऑल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो पसंद करते हैं जो कि ऑर्गेनिक या नेचुरल मौजूद नहीं होती है, तो आपको उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव लाजमी तौर पे ऑर्गेनिक या नेचुरल फॉर्म के अंदर मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि आपको ना तो अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और ना ही आपको अपनी डाइट या खाने के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड आई थिंक एक चीज़ जो सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए फॉर श्योर है कि हम लोग खानों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, फिर चाहे हम पाकिस्तान के अंदर जो चाहे किसी और मुल्क के अंदर हम जाकर रह रहे हों, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पर हम जाकर जो है अपनी पसंदीदा कुकिंग ऑयल और पसंदीदा मसाले जो हैं वो हम ढूंढ ही लेते हैं। साथ ही साथ अगर मैं स्पेशली बात करूँ सब कॉन्टिनेंट के लोगों की, तो फिर चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बाहर हो, चाहे हमारी फैमिली का टाइम हो, पढ़ाई का टाइम हो, फ्रेंड्स के साथ कोई गैदरिंग हो, हम लोगों का कोई भी इवेंट
चाय के बगैर तो हो ही नहीं सकता। मैं स्पेशली डीएटी के हवाले से बात करूँ तो डीएटी की 2 क्वालिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटी जो कि येलो पैकिंग है और साथ ही साथ डीएटी दाने वाली, यानी कि अगर आप थोड़ी सी तेज पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप डीएटी दाने वाली का इंतखाब कर सकते हैं। साथ ही साथ डीएटी का ग्रेट वैल्यू पैक भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसका मतलब है सेम अमाउंट के अंदर आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड आई थिंक आई स्पीक फॉर एवरीबडी कि जब भी हम मार्केट जाते हैं या ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारा मकसद हमेशा इंटायरली ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं होता है। हर कोई बचत करना चाहता है और उस बचत के साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग जो है हमेशा ग्रॉसरी लिस्ट में ऐड हो ही जाती है और डीएटी भी यही चाहता है। इसीलिए एक अच्छा ऑफर उनकी तरफ से अवेलेबल है। एंड आई थिंक ऑफर्स के बारे में एक और चीज़ बहुत अच्छी है, जब भी आप कोई डिस्काउंट या ऑफर देखते हैं तो आई थिंक इट्स ह्यूमन इंस्टिंक्ट कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस काउंटर या शेल्फ की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा चले जाता है। डीएटी बनाने वालों का ये भी दावा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, जिसका मतलब है कि वो हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को खुद सैम्पल करते हैं टू मेक श्योर कि आप तक जो फाइनल प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो नंबर 1 क्वालिटी का है। साथ ही साथ डीएटी बनाने वालों का ये भी दावा है कि टॉप क्वालिटी टी लीफ से इसको तैयार किया जाता है। 3 चीज़ें जो कि किसी भी चाय में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें ऑफकोर्स कलर शामिल है, खुशबू शामिल है और टेक्सचर शामिल है। डीएटी बनाने वालों का दावा है कि तीनों चीज़ों पर बहुत फोकस किया गया है ताकि आप लोगों तक, उनके कंज्यूमर्स तक नंबर 1 क्वालिटी प्रोडक्ट ही पहुंचे। और ऑफकोर्स यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरियस एंड एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपको पता है कि हमारा जो लास्ट सेगमेंट था उसमें हम बात कर रहे थे स्पेशली फिजिकल और मेंटल हेल्थ के हवाले से, जो कि आपको हमेशा हमेशा अपनी प्रायोरिटी बना के चलना चाहिए लाइफ के अंदर। और जब भी हमारे सेकंड सेक्शन का वक्त होता है शो में, हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करें और अपना फोकस फैसलाबाद शहर के ऊपर रखने की कोशिश करें। लेकिन आज हम इससे एक एग्जम्पशन कर रहे हैं बिकॉज आज का जो इशू है वो थोड़ा सा पाकिस्तान से रिलेटेड है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग करंट सूरत हाल हैं जहां पर डिफरेंट पार्टीज उभर कर सामने आती हुई नजर आ रही हैं। अवाम के मसाइल को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ करंट गवर्नमेंट की तरफ से अवाम को जो भी उनके मसाइल थे जो कि काफी टाइम से पेंडिंग पड़े थे उनके ऊपर बातचीत की जा रही है, डिफरेंट इनिशिएटिव्स और स्कीम्स को इनिशिएट और लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ऑपोजिशन की तरफ से काफी डट कर मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या सूरत हाल होंगी आने वाले वक्त में, ये तो वक्त ही बताएगा। और अवाम का झुकाव किस पार्टी की तरफ हमें देखने को मिलेगा, ये भी अभी हम कोई इस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर है। उमैर, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ चौधरी अरशद जज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब है। आपको भी वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें। आई थिंक इट्स समथिंग जो कि हर किसी को, हर पाकिस्तानी को किसी ना किसी तरह से जरूर इम्पैक्ट करते हैं। इवन तो डायरेक्टली कई दफ़ा हमें लगता है कि हम पॉलिटिकल सिनेरियो से इम्पैक्ट नहीं होते, आखिर पार्लियामेंट में क्या हो रहा है इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक्चुअली में इनडायरेक्टली हम सब, ईच एंड एवरी पर्सन जो कि पाकिस्तान में है, वो पॉलिटिकल सिनेरियो से इम्पैक्ट होता है। कभी अच्छा असर होता है, कभी बुरा असर होता है, कभी परेशानियां आसान होती हैं और कभी परेशानियां बढ़ जाती हैं। बट कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिस पर पॉलिटिक्स का कोई ना कोई असर ना पड़ता। उमैर, अगर आज के सिनेरियो की बात करें और क्योंकि आज हम थोड़ा वाइडन कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को और सिर्फ फैसलाबाद शहर पर हम अपना फोकस जो है वो लिमिट नहीं रख पाएंगे, स्पेशली अगर हम बात करें आज के सिनेरियो की, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम बात करते हैं सियासत के हवाले से, तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। अपोजिशन जमातें जो हैं वो एक तरफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी लॉबिंग कर रही हैं, तो उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त सड़कों पर है। 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कराची से लॉन्ग मार्च शुरू किया गया जो इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है और अभी ये सिंध में मौजूद है। 4 तारीख को ये लॉन्ग मार्च जो है वो जो सेंट्रल पंजाब, वस्ती पंजाब जिसे हम कहते हैं, चीचा वतनी, वहाँ पे पहुँचेगा और जो फैसलाबाद डिवीज़न के लोग होंगे वो चीचा वतनी जाएंगे और वहाँ पर जाके ये इस लॉन्ग मार्च का, इस मरकजी काफिले का हिस्सा बनेंगे और फिर ये इस्लामाबाद की तरफ आगे निकल जाएगा। देखें, ये पाकिस्तान की तारीख में कोई पहली बार लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। सियासी जमातें अवामी मफादात के लिए
पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करती रहती हैं। वो बेसिकली एक पावर शो क्रिएट किया जाए। बिल्कुल ऐसे ये इमरान खान का लॉन्ग मार्च और वो फिर 126 दिन का धरना हो, वो इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च हो, वो मजहबी जमातों के लॉन्ग मार्च मौलाना ताहिरुल कादरी ने किया, मौलाना फजलुर रहमान, और फिर अभी भी पीडीएम की जानिब से भी कहा जा रहा है कि इसके बाद वो एक मुश्तरका लॉन्ग मार्च करेंगे या इस्लामाबाद में धरना देंगे। तो सियासी जमातें अपनी ताकत का इजहार जो होता है वो सड़कों पे आके करती हैं, जहां पार्लियामेंट के अंदर अपना ताकत पावर शो करवाई जाती है, इसी तरह वो लोग सड़कों पे आके करते हैं। इसमें अवामी मफादात थे, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो जो मौजूदा हुकूमत है वो अवामी मफादात पूरे करने में नाकाम हो चुकी है, और इस वक्त जो अवाम के लिए सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर है वो महंगाई है। ये न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है बल्कि हर आम पाकिस्तानी का भी यही मौक़िफ़ है कि महंगाई ने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। मैं कल रात को जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खिताब हुआ कौम के साथ, जिसमें उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में कमी अनाउंस की है, क्या कहेंगे इस बारे में? आप देखें कि टाइमिंग थोड़ी सस्पिशियस। बिलाशुबा अगर हुकूमत जितना मर्जी कहे कि हमें अपोजिशन का कोई खौफ नहीं है, लेकिन अगर हम इसको देखें इसी सिनेरियो के तनाजुर में, इसी करंट जो सिचुएशन मुल्क में सियासी है, तो मेरे ख्याल से अभी हुकूमत को सोचना पड़ा है। पेट्रोलियम प्राइसेस जहां बढ़ने की बात की जा रही थी कि 14 से 15 रुपए फी लीटर बढ़ने जा रही हैं, तो 10 रुपए फी लीटर कम करने का ऐलान किया गया। बिजली 5 रुपए फी यूनिट कम करने का ऐलान किया गया। लेकिन देखें अभी इस पे इम्प्लीमेंट कितने दिन रहता है, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो यू टर्न की आप देखते हैं, माजी के में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा माहिर है और काफ़ी ज़्यादा मारूफ ये लोग यू टर्न की वजह से समझे जाते हैं कि एक बार ऐलान कर दिया जाता है, बाद में वापस ले लिया जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत का तो नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रात ही हो गया था। उमर यू टर्न की बात करते हैं, अभी आज हम कोशिश करते हैं यू टर्न पर नहीं बल्कि लॉन्ग मार्च के ऊपर बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, इस लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या गोल्स हैं, क्या सोचा हुआ है, क्या एक्सपेक्ट करें आवाम की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कायद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अयूब खां के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था। वो लॉन्ग मार्च मज़ार कायद से शुरू किया था उन्होंने, तो आज उसका नवासा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लॉन्ग मार्च 2 दिन पहले मज़ार कायद से शुरू कर चुके हैं। आज हमारा काफ़िला जो है वो हैदराबाद पहुंच रहा है। तो हमारा लॉन्ग मार्च का जो मकसद है वो महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, इसके ख़िलाफ़ है। और हम जो लॉन्ग मार्च है ये हम बड़ा पुरअमन तरीके से करेंगे, और हर जमहूरी जमात को हक है कि वो आवाम के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए लॉन्ग मार्च करे। एंड ये जो लॉन्ग मार्च है 27 फरवरी को कराची से शुरू हुई है, जिसके बाद 8 मार्च को इस्लामाबाद में पहुंचने का इरादा रखा है। करंटली हैदराबाद में है, और फैसलाबाद शहर कब तक पहुंचेंगे? ये आपने मेंशन किया चीचा वतनी। जी जी जी, चीचा वतनी। जी 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 जी, ये तकरीबन 4 मार्च को चीचा वतनी हमारा काफिला पहुंचेगा, और फैसलाबाद डिवीज़न का मैं कोऑर्डिनेटर हूं। मैं फैसलाबाद डिवीज़न को लीड करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो कारकुन हैं जो बड़े पुरजोश हैं, हमारे सब कारकुन इंशाअल्लाह ताला अपने चेयरमैन को वेलकम करने चीचा वतनी सेंट्रल पंजाब में एंट्री पे जाएंगे। सही। और फैसलाबाद शहर से किस तरह का क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितनी आवाम आपको लगता है जमा हो पाएगी? फैसलाबाद में हमारे जो कारकुन हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, गली मोहल्लों में जा रहे हैं, कारकुनों को बता रहे हैं कि आपको पता है कि मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं। हमारे जो कारकुन हैं मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ
हम आप देखें जे रक्षों के पीछे भी हमारे जो स्टिकर बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, हमारे कारकुन जो हैं जे बड़े पुरजोश हैं और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से भरपूर तरीके से हजारों की तादाद में कारकुनों को लेके अपने चेयरमैन को वेलकम करने के लिए चीचा वतनी जाएंगे। सही। और लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारा एक ही मकसद है कि मौजूदा नाहल हुक्मरानों से अवाम का जो अवाम पे इसने जो बोझ डाला हुआ है उससे ये नाहल हुक्मरानों से छुटकारा। तो आपको पता है कि इस वक्त जो हालात हैं जी किस तरफ जा रहे हैं, महंगाई जो है जो बढ़ रही है जो, और आप देखें हमारे मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो किसान हैं वो भी सड़कों पे हैं, जो मजदूर है उसको मजदूरी करने जाता है उसको मजदूरी नहीं मिल रही। हम फैसलाबाद सिटी से हमारा तल्लक है। फैसलाबाद एशिया का जो सूत्र मंडी है ये और लूम इंडस्ट्री है, ये एशिया के सबसे बड़ा यूनिट जो है जो फैसलाबाद में है, हमारा इससे तल्लक है। तो आप देखें फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, मजदूर जो हैं ये बेरोजगार हो गए हैं। तो हम अपने मुल्क के किसान, मजदूर और जो हमारे सरकारी मुलाजम पेशा लोग हैं उनकी तनख्वाहें भी गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही, इन्होंने अगर बढ़ाई भी है तो उस पर भी टैक्स लगा दिया है। तो हम अपने मुल्क की आवाम की मफाद के जुमरे में हम बाहर निकले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। आपने भी कहा कि करंट गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से आपको ये स्टेप्स उठाने पड़े। क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है आपके लिए नाअहली की? और हमेशा हर दौर में ये देखने को मिला है जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको ऑपोजिशन की तरफ से इसी तरह से कहा जाता है, लेकिन आखिर इससे ना तो अवाम का फायदा है ना सिटिंग गवर्नमेंट का फायदा है। आखिर क्या मतलब है नाअहल होने का? देखिए खान साहब ने जो अवाम से वादे किए थे जी ऑन रिकॉर्ड हैं कि इन्होंने कहा था मेरे पास बहुत अच्छी टीम है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करेगी और इंशाअल्लाह ताला हम जो साबका दौर में गवर्नमेंट्स गुजर चुकी हैं उनके मुकाबले में हम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। हम जो मजदूर हैं उनको रोज़गार देंगे, जो नौजवान हैं इनको फैसिलिटीज़ दे देंगे। हमारे पाकिस्तान में हम जो हमारे नौजवान हैं हम इनको 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बना के देंगे। तो पाकिस्तानियों को तो मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा और बाहर से गोरे भी आएंगे, वो भी आके पाकिस्तान में नौकरियां करेंगे। तो हमने तो पाकिस्तान में कोई काला भी नहीं देखा कि कोई नौकरी करने आया हो। तो पाकिस्तानी जो नौजवान हैं ये बेरोजगार हैं और पाकिस्तान में इनके पास कोई टीम नहीं है। अगर इनके पास कोई अच्छी टीम होती तो ये वजारत जो खजाना है ये इसको 3, 4, 5 दफा ये चेंज कर चुके हैं। ये कहते थे असद उमर आएगा ये पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, मैं इसको वजीर खजाना बनाऊंगा। इसको भी इसने साइड पे कर दिया है। अगर आपको जो आउटकम आप चाह रहे हैं वो मिलता है तो क्या आपके पास कोई मुख्तलिफ टीम होगी? टीम तो इन्हीं लोगों से बनेगी ना। देखिए हमारे पास बड़ी अच्छी टीम है। आपको पता है जो जब हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त पाकिस्तान ने तरक्की की है। हमने जो दूसरे कंट्रियों से जो मुहादे किए हैं ऐसे मुहादे किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किए। हमने गैस का मुआहदा किया था ईरान के साथ, अगर हमारा जो मुआहदा किया हुआ है उस पर अमल दरामद होता तो पाकिस्तान में जो गैस की शॉर्टेज ना होती। और जो हमारे बिजली के मंसूबे थे उसको भी इसने पेंडिंग कर दिया है। हमारे दौर में कुछ हद तक बिजली कम हुई थी, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन इंडस्ट्री भी अरूज पे चली गई थी। आप देखें फैसलाबाद में अब भी जो पाकिस्तानी अवाम है वो बातें करती है कि अगर तरक्की की है हमारे मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में की है। जो सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, जो विजन रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, वो किसी और जमात में नहीं है। ये हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक दरसगाह है,
जो नू लीग में ओहदेदारान हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गए हुए हैं, और जो पीटीआई में हैं ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही गए हैं, लेकिन इनको हमने अपनी पार्टी से निकाला है। बिल्कुल। उमैर, अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, अवाम का क्या रद्द अमल है, क्या जोश व जज्बा नजर आ रहा है? देखें, ये तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे है कि वो पब्लिक को किस तरीके से मोटिवेट करती है और उनको बाहर निकालने में कामयाब हो पाती है या नहीं। लेकिन इस वक्त जो चैलेंजेस अवाम को दरपेश हैं, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि महंगाई जो है वो एक आम आदमी का, मुतवसत तबके का, सफेद पोश का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि महंगाई ने गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो बिजली की कीमत हो, वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, वो खाद की कीमतें हों, कोई हर आम आदमी के ज़रूरत की जितनी अशिया हैं उनकी कीमतें रिकॉर्ड सतह पे पहुंची हैं। आमदन में उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ जिसकी वजह से आम आदमी की जिंदगी जो है वो ज़्यादा मुश्किल हुई है। अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पे मामलात की या चैलेंजेस की बात करें तो वो एक अलग बहस है, मगर मुल्की सतह पे इस हुकूमत जब बरसरे इक़्तिदार आई तो सबसे जो बड़ा मसला था वो महंगाई ही था, और हम देखते हैं कि हुकूमत उस पर काबू पाने में उस तरीके से कामयाब नहीं हो सकी है जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि पेट्रोल आपको 50 रुपये लीटर मिलेगा, आटा सस्ता होगा, चीनी सस्ती होगी, लेकिन नहीं। आप देखें उन तमाम अशिया की कीमतें जो हैं वो रिकॉर्ड सतह पे पहुंची हैं। फिर हुकूमत की जानिब से करप्शन के खिलाफ जहाद का और एहतसाब का नारा लगाया गया, वो भी आज हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। शहबाज शरीफ बाहर हैं, उन पर इल्जामात थे, हमजा शहबाज आज़ाद फिर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बाहर लंदन में बैठे हैं। इसी तरह आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की बात करें, आसिफ अली जरदारी साहब बाहर हैं, और भी बहुत से लोग जिन पे इल्जामात थे, केसेस थे, वो इन इल्जामात से बरी हो चुके हैं। राजा परवेज अशरफ साहब पे रेंटल पावर केस में इल्जामात थे, वो उससे बरी हो चुके हैं। तो आप देखें कि वो जो एहतसाब का नारा था, एहतसाब वो भी हमें हुकूमत का क्रैश होता हुआ दिखाई दिया है। जो इनके मुशीर थे शहजाद अकबर साहब, आप देखें आज वो कहाँ पे हैं। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलानात किए थे, जो दावे किए थे, अवाम को जो सब्ज बाग दिखाए गए थे तब्दीली के, उन पर अमल दरामद कर सकी है। तो ऐसे सिनेरियो में जो अपोजिशन जमाते हैं उनके पास ये एक अच्छा मौका मैं समझता हूँ हो सकता है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरीके से अपने जालों को मुतहर्रिक कर पाती है। क्योंकि आप देखें 2018 के इंतखाबात में अगर हम देखें तो फैसलाबाद डिवीजन या सेंट्रल पंजाब के लोगों ने पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया था। यहां से सिर्फ चंद एक सीटें निकल पाई थी। फैसलाबाद डिवीजन से सिर्फ सैयद हसन मुर्तजा साहब जो थे वो एक सूबाई असम्बली की नशिस्त जीत सके थे, बाकी पीपल्स पार्टी फैसलाबाद डिवीजन से कोई सीट नहीं निकाल सकी थी। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने देखा है कि जाले किस तरीके से वो एतराज़ात करते हैं अपनी लीडरशिप के साथ के इनका हमारा जो आपस का लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा है। ओहदेदारों ने, टिकट होल्डर्स ने आम जालों को लावारिस छोड़ दिया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी की यह हालत हुई है। ये पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। तो देखें, अगर पार्टी, उसकी क़यादत, इसकी लीडरशिप उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने में कामयाब होती है तो मैं समझता हूं कि बड़ी तादाद में फैसलाबाद में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के नजरियाती वर्कर हैं, तो वो ज़रूर बाहर निकलेंगे। अभी जो पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है, चौधरी साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं फैसलाबाद डिवीजन के, तो इनके मुताबिक करीबन 200 से 250 जो बसों और कोस्टरों का काफिला है वो फैसलाबाद जिला और सिटी से रवाना होगा। डिवीजन की तादाद जो है वो इससे कहीं ज्यादा है। ये ओवरऑल तादाद क्या नजर आ रही है इस लॉन्ग मार्च में आपको? देखिए, अभी जो मार्च है वो अपने इब्तदाई मराहल में है। सिंध में मौजूद है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, तो अभी तो एक बड़ी तादाद जो है वो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में मौजूद है। लेकिन अभी हमें देखना यह होगा कि इस्लामाबाद पहुंचने तक कितनी बड़ी तादाद में लोग साथ होते हैं
और फिर कब तक ये लोग अपने मुतालबात के लिए इस्लामाबाद में बैठते हैं, कितने दिन धरना देते हैं, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बता देगा। मुतालबात हैं क्या? अगर उमैर आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर पाए हमारे ऑडियंस के लिए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ पॉइंट्स वाजे किए गए हैं। एक तो ये कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो किसी भी गैर जमहूरी तरीके से को घर नहीं बेचना चाहती। अगर तो ये पॉइंट क्लैरिफाई अगर हुकूमत की तब्दीली होगी तो वो तहरीक अदम एतमाद के जरिए थ्रू पार्लिमान होगी। सड़कों पर आकर एहतजाज करके जबरदस्ती इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी का यह मौकफ है कि जो हुकूमत है वो 1973 के आइन के मुताबिक इकदामात करे, वो अवाम की फलाह बहबूद के, वो अदलो इंसाफ के तकाजे जो हैं उनमें 1973 के आइन के मुताबिक इकदामात किए जाएं, और जो महंगाई का इशू है, जो बेरोजगारी है, जो पार्लिमान की बालादस्ती है, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, ये एजेंडाज हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबात हैं कि हुकूमत इन पर अमल दरामद करे। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो सबसे बड़ा है, आई थिंक, इसके किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गवर्नमेंट को हटाने की बात नहीं की जा रही इस लॉन्ग मार्च में। आई थिंक ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। आगे बढ़ते हुए और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ।